हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में जो अपना एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट वाला पेपर है, इस पेपर में जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनके बारे में अपन देख चुके थे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपना डिस्कशन हो चुका था। इस वीडियो के अंदर अपन जो यूनिट सेकंड है उस यूनिट सेकंड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर अपन केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। पूरा जो पोर्शन है उसको कवर नहीं कर रहे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ये पेपर यदि चलता है तो वहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर यूनिट से, उन क्वेश्चंस को अपन यूनिट वाइज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी यदि आपको डिटेल स्टडी करनी है बॉटनी या जियोलॉजी या किसी भी पेपर की, तो आप आई स्टडी ऑनलाइन का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से ऐप को डाउनलोड करके आप जिस भी स्ट्रीम के अंदर है, चाहे आप CVZ के अंदर है या फिर PCM के अंदर है, तो उस स्ट्रीम का पर्टिकुलर ईयर का, फर्स्ट ईयर के अंदर है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के अंदर है तो सेकेंड ईयर, और हर यूनिवर्सिटी का इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग मीडियम के कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप वहाँ से वो कोर्स परचेज करके पूरी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। बाकी अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो इसी प्रकार से चलती रहेगी। ठीक है, तो एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट के अंदर यूनिट फर्स्ट के बारे में अपना डिस्कशन हो चुका था। अब अपन बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यूनिट सेकंड। देखिए, यूनिट सेकंड के अंदर एल्गी के मेंबर्स हैं। इस पेपर के अंदर पहली जो दो यूनिट है वो तो एल्गी से रिलेटेड है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है उसके अंदर ब्रायोफाइट, और फोर्थ यूनिट के अंदर थोड़ा सा जो पार्ट है 50% पार्ट अपन कह सकते हैं वो लाइकेन का है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के बारे में अपना डिस्कशन हो चुका है। सेकेंड यूनिट की यदि अपन बात करें तो इसमें टोटल 7 एल्गी के अलग अलग मेंबर्स हैं, जिसमें 2 मेंबर्स जो है वो क्लोरोफाइसी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, 2 मेंबर्स जो है वो साइनोफाइसी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे साइनोफाइसी क्लास के मेंबर्स ओसिलेटोरिया और नॉस्टॉक है, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स जो है वो वॉल्वॉक्स और कारा है। इसके अलावा 3 जो अलग अलग मेंबर्स हैं, जिसमें एक फियोफाइसी क्लास से बिलोंग कर रहा है, एक जेंथोफाइसी क्लास से बिलोंग कर रहा है और एक रोडोफाइसी क्लास से बिलोंग कर रहा है। यदि अपन रोडोफाइसी क्लास के मेंबर की बात करें तो उसका नाम है पॉलीसाइफोनिया। यदि अपन फियोफाइसी क्लास के मेंबर की बात करें तो उसका नाम है एक्टोकार्पस। और यदि अपन जेंथोफाइसी क्लास के मेंबर की बात करें तो उसका नाम है वाउचेरिया। ठीक है, इस प्रकार से 7 एल्गी के मेंबर्स अपने इस यूनिट के अंदर है। आपको सातों मेंबर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी 4 मेंबर्स जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको केवल 3 ही मेंबर बताऊंगा कि इस यूनिट से यदि आप 3 मेंबर्स भी पूरे अच्छी तरीके से कवर कर लें तो बाकी मेंबर्स आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। आपका एक क्वेश्चन वहां से 100% जो है वो कंफर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो 3 मेंबर्स कौन कौन से हैं? एक मेंबर अपना है वाउचेरिया। ठीक है, एक तो है वाउचेरिया मेंबर जो कि जेंथोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है, एक फियोफाइसी क्लास से बिलोंग करने वाला एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस जो मेंबर है वो, और एक थर्ड जो रोडोफाइसी क्लास से बिलोंग करने वाला पॉलीसाइफोनिया, रोडोफाइसी क्लास से बिलोंग करने वाला पॉलीसाइफोनिया एल्गी भी यदि पढ़ लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन 100% इस यूनिट से कंफर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों मेंबर्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। इन तीनों मेंबर्स की कोई भी चीज आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, इसके अकरेंस, थैलेस स्ट्रक्चर को भी नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि केवल आप रिप्रोडक्शन पढ़ लें और हो गया, कई बार थैलेस स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो थैलेस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन के अंदर चाहे वो वेजिटेटिव हो, एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, ठीक है, या इनका लाइफ साइकिल, इन तीनों चारों पॉइंट्स के अंदर इन तीनों एल्गी के मेंबर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। यदि ये तीनों एल्गी के मेंबर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका यूनिट सेकंड से एक क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा।
ठीक है। वाउचेरिया जो कि आपको पता है जेंथोफाइसी क्लास से बिलोंग कर रहा है, एक्टोकार्पस जो कि आपको पता है फियोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है, और पोलीसाइफोनिया जो आपको पता है रोडोफाइसी या रेड एल्गी है। ठीक है, तो एक एक करके बारे में अपन इनके बारे में क्विक रिवीजन फटाफट से इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि इनकी थैलेस की स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्या रिप्रोडक्शन होगा, कैसे इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, इनको सबको अपन फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वाउचेरिया के बारे में। देखिए वाउचेरिया जो है वो एक एल्गी का ऐसा मेंबर है जो कि जेंथोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है। कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? जेंथोफाइसी क्लास से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसके अलावा वाउचेरिया के अंदर जो ब्राउन कलर का पिगमेंट यानी कि जेंथोफिल और कैरोटीन्स पिगमेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वाउचेरिया को सामान्यतः येलो ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? येलो ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो ज्यादातर मेंबर्स हैं वो फ्रेश वाटर या एलवनीय जल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वाउचेरिया एक कॉस्मोपोलिटिन एल्गी है। कॉस्मोपोलिटिन का मतलब है विश्वव्यापी। सारे विश्व के अंदर एक्वेटिक हैबिटाट जो है उसमें फ्रेश वाटर यदि हैबिटाट की अपन बात करें, एलवनीय जल की यदि अपन बात करें, तो वहां पर वाउचेरिया के ज्यादातर मेंबर्स जो है वो आसानी से आपको देखने को मिल सकते हैं। वाउचेरिया देखिए ये जो नाम दिया गया है वो एक फेमस एल्गियोलॉजिस्ट थे, एल्गी का अध्ययन करने वाले एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाउचर, और उन वाउचर के नाम के आधार पर ही इस एल्गी का नाम वाउचेरिया रखा गया। ठीक है, तो एक तो इसके सिस्टमेटिक पोजीशन में तो ऑब्वियसली इसका जो डिवीजन है वो थैलोफाइटा हो जाएगा, क्लास जो है वो जेंथोफाइसी है, क्लोरोफाइसी के अंदर ही क्लास है जेंथोफाइसी। ठीक है, यदि अपन फैमिली की बात करें तो वो वाउचेरियसी इसकी फैमिली है, वाउचेरियल्स जो है वाउचेरियसी फैमिली है, और वाउचेरिया इसका क्या है? जीनस है, और इसकी अलग अलग स्पीसीज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके थैलेस स्ट्रक्चर के बारे में। वाउचेरिया के थैलेस स्ट्रक्चर या इसकी थैलेस की संरचना की बात करें तो इसका जो थैलेस है वो प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट दोनों प्रकार का होता है, यानी कि ऊर्ध्व प्रकार का भी होता है, और अपन ये कह सकते हैं कि प्रोस्टेट यानी कि जो पैरेलल ग्रोथ करने वाला थैलेस है वो भी हो सकता है। नॉर्मली इसका जो थैलेस है वो साइफोनोगेमस टाइप का होता है, जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, एसेप्टेड पटहीन होता है, न्यूक्लियस की नंबर एक से ज्यादा हो सकती है। इस प्रकार का जो थैलेस है वो वाउचेरिया का प्रेजेंट होता है। यदि अपन इसके थैलेस के स्ट्रक्चर की बात करें, जो थैलेस है वो राइजोइड्स या मूलाभास की सहायता से सबस्ट्रेटम या आधार से जुड़ा हुआ होता है, और थैलेस के ऊपर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो भी प्रेजेंट हो सकती है। अब वो कैसे प्रेजेंट होंगी, कैसे बनेगी, उनके अंदर जब अपन वाउचेरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन बात करेंगे तो वहां पर बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल अपन इसके थैलेस का डायग्राम बना लेते हैं। एक्चुअल में वाउचेरिया का जो थैलेस है वो कुछ इस प्रकार का सा होता है। ये लीजिए, इस प्रकार का सा जो थैलेस है वो वाउचेरिया का होता है, जिसमें ये इसका जो साइफोनस थैलेस है उसमें इस प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो दिखाई देते हैं, और बीच में कहीं पर भी सेप्टा आपको दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि पटहीन या एसेप्टेड थैलेस इनका होता है। जनरली ग्रीन या येलो कलर का होता है, इसीलिए तो इनको येलो ग्रीन एल्गी नाम दिया गया है। ठीक है, जेंथोफाइसी क्लास से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली जो जेंथोफिल पिगमेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में इनके अंदर प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी पिगमेंट जो है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो इसके थैलेस की होती है, जिसमें ये तो इसका मेन थैलेस है, और नीचे की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है वहां पर कुछ राइजोइड्स या मूलाभास निकले हुए होते हैं, और इन राइजोइड्स की सहायता से ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है इनको बोलते हैं राइजोइड्स,
और इन राइजोइड्स की सहायता से ही ये वाउचेरिया का जो थैलस है वो अपने सबस्ट्रेटम या आधार से चिपका हुआ होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का साइफोनस एसेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक यानी कि संकोचीय थैलक है। एसेप्टेड कहीं पर भी सेप्टा आपको दिखाई नहीं दे रहा, मल्टीन्यूक्लिएटेड बहुत सारे केंद्रक आपको थैलस के अंदर दिखाई दे रहे हैं एक सेल की यदि आप बात करें तो। ठीक है, इसके अलावा कहीं पर भी आपको इस थैलस के अंदर जो बहुकेंद्रिक की अवस्था है वो सब जगह देखने को मिल रही है। संकोची की या सिनोसिटिक अवस्था इसे बोलते हैं, जैसा फंजाई के अंदर जनरली देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार का थैलस जो है वो इसका होता है। थैलस में सेल की स्ट्रक्चर के बारे में भी आप बता सकते हैं, सेल की स्ट्रक्चर जो है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अपन यहाँ पर ब्रीफ व्यू में पढ़ रहे हैं तो फटाफट से इसको कवर करेंगे। थैलस स्ट्रक्चर के बाद में यदि अपन बात करें इसके अंदर रिप्रोडक्शन या जनन की, वाउचेरिया के अंदर रिप्रोडक्शन या जनन जो है वो 3 मेथड से होता है। यदि अपन बात करें रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन या जनन तीनों मेथड से होगा, जिसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा, जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन भी देखने को मिलेगा। यदि अपन बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन की तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन या विखंडन विधि के द्वारा होगा। यदि अपन बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर्स के द्वारा भी हो सकता है, जूस्पोर्स या चल बीजाणुओं के द्वारा भी हो सकता है, एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा भी हो सकता है, एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो एकाइनिड्स हैं, एकाइनिड्स के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन देखने को मिल सकता है। ठीक है, या हाइप्नोस्पोर्स के द्वारा भी हो सकता है, हाइप्नोस्पोर्स, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जूस्पोर्स द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि वाउचेरिया के अंदर किस प्रकार से जूस्पोर्स बनते हैं। जूस्पोर जो है वो वाउचेरिया की किसी सेल की जूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ठीक है, जूस्पोरेंजियम या चल बीजाणुधानी, और उस चल बीजाणुधानी या जूस्पोरेंजियम के अंदर मोटाइल जूस्पोर्स बनते हैं और ये जूस्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो इनसे जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और उस जर्म ट्यूब से सबसे पहले राइजोइड्स बनेंगे। उन राइजोइड से वो जर्म ट्यूब सबस्ट्रेटम से चिपक जाएगी और उसके बाद में नए थैलस का निर्माण होगा। ठीक है, तो वाउचेरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन भी महत्वपूर्ण है, जो जूस्पोर्स के द्वारा, एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा या एकाइनिड्स या हाइप्नोस्पोर्स के द्वारा हो सकता है। कैसे हो सकता है ये अपन एल्गी के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर, एकाइनिड्स और हाइप्नोस्पोर्स के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। जिनमें जूस्पोर्स के द्वारा कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन होगा वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया वाउचेरिया के अंदर वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक और अलैंगिक जनन। लास्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए वाउचेरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस्ड oogamous टाइप का होता है। वाउचेरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो एडवांस्ड oogamous प्रकार का होगा, जिसमें मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो तो कहलाती है एंथ्रीडिया। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो क्या कहलाएगी, एंथ्रीडिया या पूधानी कहलाएगी, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो कहलाएगी ऊगोनिया या ऊगोनियम या अंडधानी इसे कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया के अंदर एंथेरोजोइड्स या पुमणु बनेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऊगोनिया जो है उसके अंदर फीमेल गेमेट ओवम या एग का फॉर्मेशन होगा। दोनों के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ऊस्पोर और ऊस्पोर के जर्मिनेशन के द्वारा फिर से वाउचेरिया के गैमेटोफाइटिक यानी कि युग्मकोद्भिद थैलस का निर्माण होगा। यहां पर जो ऊस्पोर बनेगा उस ऊस्पोर के अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा और ऊस्पोर में मियोटिक या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जो जर्म ट्यूब बनेगी उनसे फिर से वाउचेरिया के युग्मकोद्भिद थैलस या हैप्लॉइड थैलस का निर्माण होगा। इस प्रकार से इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको यह भी ध्यान रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे एंथ्रीडिया के अंदर एंथेरोजोइड्स बनते हैं, और ऊगोनिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके अंदर किस प्रकार से एग या ओवम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर वाउचेरिया की जो ज्यादातर स्पीसीज मानी जाती है, वो ज्यादातर स्पीसीज इस प्रकार से मानी जाती है कि वो उभयलिंगाश्री या जिन्हें अपन बोल सकते हैं मोनोसियस स्पीसीज होती है, होमोथेलिक स्पीसीज है। होमोथेलिक यानी कि समजालिक या उभयलिंगाश्री प्रकार की जातियां हैं। उभयलिंगाश्री या होमोथेलिक का मतलब है वाउचेरिया के एक ही थैलस के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऊगोनिया प्रेजेंट होती है एक ही थैलस के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अपन कोई थैलस बता रहे हैं, ठीक है, तो इसी थैलस में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए यहां पर एक इस प्रकार से अपन ने स्ट्रक्चर बना दी, ये लीजिए इस प्रकार की एक सिलेंड्रिकल वर्ताकार स्पाइरल स्ट्रक्चर बनती है जिसे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया कहा जाता है, और ये इस मैन एक्सिस से एक सेप्टा या पट के द्वारा अलग हो जाती है। ठीक है, शुरुआत के अंदर इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे एंथ्रीडियम या एंथ्रीडिया मैच्योर होती जाती है, तो इस एंथ्रीडियम या एंथ्रीडिया के प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ इस प्रकार से साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता जाता है, और साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने के बाद में ये जो हर न्यूक्लियस है वो एक एंथेरोजोइड का फॉर्मेशन करेगा। इससे एक एंथेरोजोइड, इससे एक एंथेरोजोइड, इस प्रकार से जितने भी न्यूक्लियस इस एंथ्रीडियम के अंदर थे सारे के सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, और मैच्योर एंथ्रीडियम के अंदर यह सेप्टा से ये अलग होने के बाद में हर जो एंथ्रीडियम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने के बाद में ये एंथ्रीडिया के अंदर ये एंथेरोजोइड्स या जो पुमणु है मेल गेमिट स्पर्म, उनका निर्माण यहां पर हो जाएगा। मेल गेमिट स्पर्म की स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करते हैं तो ये एक किडनी शेप स्ट्रक्चर होती है। स्पर्म जो है वो कैसी स्ट्रक्चर होगी, एक किडनी शेप या ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है, जिससे कि इस प्रकार के दो फ्लेजिला निकलते हैं, जिसमें से एक फ्लेजिला वेफ्लैश टाइप का होता है और एक फ्लेजिला जो है वो टिन सेल टाइप का फ्लेजिला होता है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो एंथेरोजोइड या मेल गेमिट की होती है। ठीक है, अब अपन ज्यादातर स्पीसीज इसकी उभयलिंगाश्री बता रहे हैं, तो इसी एंथ्रीडिया के आसपास एक गोलाकार या मुगदाकार स्ट्रक्चर ऊगोनियम का फॉर्मेशन या ऊगोनिया का फॉर्मेशन होता है। ऊगोनिया भी इसी प्रकार से एक स्टाक या वृंत जैसी संरचना के द्वारा इससे जुड़ी हुई होगी, जिसमें भी सेप्टा या पट का निर्माण हो जाएगा। शुरुआत के अंदर इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं, लेकिन जब ऊगोनिया मैच्योर हो जाती है तो इसमें केवल एक ही न्यूक्लियस दिखाई देता है। तो बाकी न्यूक्लियस कहाँ गए? तो ज्यादातर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बाकी न्यूक्लियस जो है वो या तो आपस में फ्यूज होकर के ये एक फंक्शनल न्यूक्लियस ही बना लेंगे लास्ट में, या फिर बाकी जो न्यूक्लियस है वो मैच्योर ऊगोनियम बनने से पहले, सेप्टा का फॉर्मेशन होने से पहले ही इस थैलस के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और केवल एक ही फंक्शनल न्यूक्लियस इसके अंदर बचता है। और कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बाकी जो न्यूक्लियस है वो नष्ट हो जाते हैं। तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ओवरऑल बचा क्या है, लास्ट में इस ऊगोनियम के अंदर आफ्टर मैच्योरेशन, परिपक्व होने के बाद में केवल एक ही फंक्शनल न्यूक्लियस बचता है, और ये जो फंक्शनल न्यूक्लियस है वो लास्ट में मैच्योर होने के बाद में ओवम या एग की तरह बिहेव करता है। तो एंथ्रीडिया के अंदर बहुत सारे एंथेरोजोइड्स या पुमणु उपस्थित हैं, जबकि ऊगोनिया या ऊगोनियम के अंदर केवल एक ही फीमेल गेमिट उपस्थित है, जिसे अपन एग या ओवम बोल रहे हैं। जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन का समय आएगा
तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन के समय होगा क्या, ये जो एंथेरोजोइड है वो इस एंथ्रीडिया से रिलीज होकर के, मुक्त होकर के आसानी से अपने इन फ्लैजिला की सहायता से मूव करके इस oogoनियम के ओवम तक पहुंच जाते हैं। oogoनियम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन बाहर की तरफ कुछ म्यूसिलेज का सिक्रेशन करते हैं और यहां पर एक इस प्रकार से चोंच लाइक स्ट्रक्चर भी बनती है जिसे रिसेप्टिव स्ट्रक्चर कहा जाता है, ग्राही संरचना कहा जाता है। ठीक है, ये जो एंथेरोजोइड यहां से रिलीज होंगे वो इस रिसेप्टिव स्ट्रक्चर से आकर के एक एंथेरोजोइड जो है वो ही इस एक एग या ओवम के साथ फ्यूज होगा और फ्यूज होने के बाद में यहां पर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे जाइगोट कहा जाएगा। इस जाइगोट के बाहर की तरफ एक भित्ति परत बन जाएगी। इसके बाद में इस जाइगोट को oospore या निषिक्तांड कहा जाएगा। ये जो oospore है इसके अंदर फर्दर डिवीजन होगा। oospore के अंदर फर्दर डिवीजन कैसे होगा, इसमें मियोसिस होता है। oospore एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। oospore में क्या होगा, मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप oospore से जो जर्मिनेशन ट्यूब बनेगी वो हैप्लॉइड बनेगी। तो oospore से जो जर्मिनेशन ट्यूब बनेगी वो जर्मिनेशन ट्यूब कैसी होंगी, हैप्लॉइड या एगुणित होंगी, और इन जर्मिनेशन ट्यूब के जर्मिनेशन के द्वारा फिर से एक वाउचेरिया का हैप्लॉइड गैमेटोफाइट या प्लांट थैलस का निर्माण हो जाएगा। और इस प्रकार से वाउचेरिया के अंदर एडवांस्ड oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो है वो देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है वाउचेरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाउचेरिया जो अपना जेंथोफाइसी क्लास का मेंबर, उसके थैलस, उसके रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इनका ब्रीफ व्यू जो है वो अपन ने देखा है। अब लास्ट में इसका जो लाइफ साइकिल है उसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। लाइफ साइकिल से पूरा का पूरा वाउचेरिया का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वाउचेरिया का अपन लाइफ साइकिल देख लेते हैं फटाफट से। और इसका लाइफ साइकिल या जो जीवन चक्र है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो अपन एक ही डायग्राम के अंदर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाउचेरिया का गैमेटोफाइट थैलस था, इसमें या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वाउचेरिया का ये थैलस बन सकता है, या इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा भी वाउचेरिया का ये थैलस बन सकता है। यदि अपन बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाउचेरिया में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही थैलस के ऊपर होगी जिसे अपन एंथ्रीडिया बोल रहे हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसे अपन oogonia या oogoनियम बोल रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो एंथ्रीडिया है उसके अंदर एंथेरोजोइड बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। उसके अंदर तो क्या बनेंगे, एंथेरोजोइड्स दैट आर हैप्लॉइड मेल गैमेट, और oogonia के अंदर एक हैप्लॉइड फीमेल गैमेट एग या ओवम का फॉर्मेशन होगा। दोनों में फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद में पहले स्ट्रक्चर जो बनेगी वो तो बनेगी डिप्लॉइड जाइगोट स्ट्रक्चर। डिप्लॉइड जाइगोट से फिर oospore या निषिक्तांड का निर्माण होगा, जो भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब इस डिप्लॉइड oospore के अंदर होगा मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जर्मिनेशन ट्यूब या अंकुरण नलिकाओं का निर्माण होगा। इस oospore में क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस से जर्मिनेशन ट्यूब या अंकुरण नलिकाएं बनेगी, और ये अंकुरण नलिकाएं हैप्लॉइड होते हैं, और ये अंकुरण नलिकाओं के अंकुरण के द्वारा वाउचेरिया का फिर से गैमेटोफाइट थैलस बन जाएगा।
इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि वाउचेरिया जो एल्गी है उसके अंदर हैप्लोन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल या अगुणित प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है, जिसमें मेन प्लांट बॉडी हैप्लोइड या गैमेटोफाइट है और डिप्लॉइड स्टेज जो है वो केवल जाइगोट या oospore में देखने को मिल रही है। और oospore या जाइगोट के अंदर मियोसिस हो रहा है, जिसे अपन जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं, क्योंकि जाइगोट के अंदर मियोसिस हो रहा है तो क्या बोलेंगे, जाइगोटिक मियोसिस। ये एल्गी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ज्यादातर एल्गी के मेंबर्स के अंदर जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है। जाइगोट बनते ही उससे oospore और oospore में मियोसिस के द्वारा हैप्लोइड स्ट्रक्चर बन जाती है, जिससे कि वापस से गैमेटोफिटिक थैलस बन जाएगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल को अपन हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल या अगुणित प्रकार का जीवन चक्र बोलते हैं, जो कि वाउचेरिया या किसी भी एल्गी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जा सकता है। ठीक है जी। तो ये अपना फर्स्ट जो मेंबर है यूनिट सेकंड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें वाउचेरिया अपना कंप्लीट होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन फियोफाइसी क्लास का जो एक्टोकार्पस मेंबर है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट जो अपना सेकंड मेंबर है फियोफाइसी क्लास का एक्टोकार्पस मेंबर, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सेकंड जो मेंबर है एक्टोकार्पस, और ये जो मेंबर है वो फियोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है। कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, फियोफाइसी क्लास से बिलोंग करेगा। और फियोफाइसी क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको जनरली ब्राउन एल्गी कहा जाता है। उनको जनरली क्या कहा जाएगा, ब्राउन एल्गी या भूरे शैवाल कहा जाएगा। ठीक है। ब्राउन एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स हैं उनमें ब्राउन कलर के जेंथोफिल पिगमेंट्स जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे ब्राउन एल्गी या भूरे शैवाल भी कहा जाता है यदि अपन एक्टोकार्पस के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक्टोकार्पस जो है उनके बड़े बड़े मेंबर्स होते हैं और एक्टोकार्पस के मेंबर्स को कैल्प भी कहा जाता है। कई बार छोटे वाले क्वेश्चंस के अंदर पूछ लिया जाता है कि कैल्प जो है वो किस क्लास के एल्गी मेंबर्स को कहा जाता है। तो फियोफाइसी क्लास के जो एल्गी मेंबर्स हैं जिनमें एक्टोकार्पस, इनके बड़े बड़े सदस्य जो है वो देखने को मिलते हैं, या ग्रुप के रूप में बड़े बड़े सदस्य इनके देखने को मिलते हैं जिन्हें कैल्प कहा जाता है। ठीक है। थैलोफाइटा डिवीजन की फियोफाइसी क्लास से बिलोंग करने वाला एक्टोकार्पेसी इसकी फैमिली है। एक्टोकार्पस जो है इसका जीनस है और ये भी एक कॉस्मोपॉलिटियन यानी कि विश्वव्यापी एल्गी या शैवाल इसे भी माना जाता है, जिसे सामान्यतः ब्राउन एल्गी या भूरा शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है। भोजन जो है वो लेमिनीर और मैनिटोल के रूप में संचित होता है, जिसकी बहुत सारी स्पीसीज जो है वो एपीफाइट्स या अधिपादप के रूप में भी प्रेजेंट हो सकती है। हालांकि कॉस्मोपॉलिटियन है, विश्व के अलग अलग हैबिटाट के अंदर इसकी अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलती है, लेकिन इस एक्टोकार्पस की ज़्यादातर जो स्पीसीज होती है वो एपीफाइट्स के रूप में यानी कि अधिपादप के रूप में किसी दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर ग्रो करके पाई जाती है। ठीक है। ये हो गई इसकी सामान्य से जानकारी। नेक्स्ट यदि अपन इसकी थैलस की बात करें, एक्टोकार्पस की थैलस स्ट्रक्चर या थैलस संरचना की यदि अपन बात करें तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्टोकार्पस के अंदर इसका जो थैलस होगा वो थैलस सामान्यतः इरेक्ट भी हो सकता है और वो प्रोस्टेट भी हो सकता है। थैलस जो है वो इरेक्ट टाइप का हो सकता है और थैलस जो है वो प्रोस्टेट टाइप का हो सकता है। ठीक है। यानी कि ऊर्ध्व प्रकार का थैलस भी हो सकता है, वो वर्टिकल ऊपर की तरफ भी ग्रोथ कर सकता है और वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी कर सकता है, जिसे अपन
श्यान या ऊर्ध्व, इसे तो बोलेंगे ऊर्ध्व, और ये होता है श्यान या प्रोस्टेट। दोनों प्रकार का थैलस जो है वो एक्टोकार्पस का हो सकता है। एक्टोकार्पस के थैलस की स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो नॉर्मली इस प्रकार का थैलस होगा, जिसमें इस प्रकार से नीचे की तरफ तो ये राइजोइड्स निकल रहे हैं, ब्रांचिंग यहां पर देखने को मिलेगी, और ब्रांचेस के ऊपर दो प्रकार की मेनली अपन ब्रांचेज बताते हैं। एक तो ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और एक होती है ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, असीमित वृद्धि की शाखाएं, और एक होती है सीमित वृद्धि की शाखाएं। ठीक है, इस प्रकार का जो थैलस है वो अपन एक्टोकार्पस का बताते हैं, जिसमें नीचे की तरफ ये आपको राइजोइड्स या मूलाभास दिखाई दे रहे हैं, और इन राइजोइड्स की सहायता से ही ये एक्टोकार्पस का जो थैलस है वो अपने सबस्ट्रेटम से या आधार से जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे इस प्रकार के एक्टोकार्पस फिलामेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर भी अपन ये एक्टोकार्पस फिलामेंट बता सकते हैं, एक्टोकार्पस फिलामेंट्स। ठीक है, ये एक्टोकार्पस के फिलामेंट्स हैं। इस प्रकार का थैलस या इस प्रकार की थैलस की स्ट्रक्चर जो है वो एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें ग्रोथ जो है वो एपिकल सेल के द्वारा, देखिए थैलस के अंदर जो ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहां पर जो ग्रोथ होगी वो एपिकल सेल में लगातार डिवीजन के द्वारा होगी। एपिकल सेल या जो शीर्षस्थ कोशिका है वो लगातार वृद्धि करती जाएगी, और इसका जो थैलस है वो भी लगातार ग्रोथ करता जाएगा या वृद्धि करता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर यदि अपन सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल के अंदर क्रोमेटोफोर भी प्रेजेंट होते हैं, पायरिनोइड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल की स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो उसमें एक वेल डेवलप्ड पायरिनोइड और क्रोमेटोफोर्स, जिनकी वजह से इनका जो कलर है, क्रोमेटोफोर्स के अंदर ही तो पिगमेंट्स भरा हुआ होगा, जिनकी वजह से इनका जो कलर है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है जी, तो ये तो हो गई एक्टोकार्पस के थैलस की स्ट्रक्चर की बात, ये तो क्या होगी एक्टोकार्पस के थैलस स्ट्रक्चर की बात। अब अपन बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन तीनों मेथड से होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। यदि अपन बात करें एक्टोकार्पस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यदि इस एक्टोकार्पस के थैलस का कोई भी फिलामेंट किसी भी रीजन से यदि इससे अलग हो जाए, फ्रैगमेंट्स में टूट जाए, तो वो जो फिलामेंट है उससे नए एक्टोकार्पस के थैलस का निर्माण हो सकता है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा, यानी कि फ्रैगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। देखिए एक्टोकार्पस के अंदर रिप्रोडक्शन की यदि अपन बात करें तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, क्योंकि इसकी हर ये जो ब्रांचेज है उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी ब्रांच यदि इस मेन थैलस से अलग हो गई तो मेरिस्टेमेटिक नेचर के कारण वो लगातार डिवाइड होकर के नए एक्टोकार्पस के थैलस का निर्माण कर सकती है, जिसे अपन फ्रैगमेंटेशन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है जी, दूसरा जो मेथड है रिप्रोडक्शन का वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीकों से होता है, एक तो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया और एक होता है यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, प्लूरी का मतलब बहु, लॉक्यूलर का मतलब कोष्ठ की, यानी कि बहु कोष्ठ की बीजाणुधानी, स्पोरेंजिया बोलते हैं किसको, बीजाणुधानी को। और इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, यूनिलोक्यूलर
लॉक्यूलर स्पोरेंजिया, जिसे अपन क्या बोलेंगे, एकल कॉस्ट की बीजाणुधानी, जिसे अपन क्या बोलेंगे, एकल कॉस्ट की बीजाणुधानी या यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया बोलेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। जनरली प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया या बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी के अंदर माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के द्वारा माइटोजूस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, ये जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया है उसके अंदर तो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के द्वारा माइटोजूस्पोर्स बनेंगे, माइटोजूस्पोर्स बनेंगे। जबकि यदि अपन बात करें यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया या एकल कोष्ठ की बीजाणुधानी, इसके अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मियोजूस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, इसके अंदर मियोजूस्पोर्स बनेंगे। प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर माइटोसिस के द्वारा जो माइटोजूस्पोर्स बन रहे हैं वो माइटोजूस्पोर्स कैसे होंगे, ऑब्वियसली डिप्लॉइड होंगे। माइटोसिस का रिजल्ट है तो डिप्लॉइड ही होंगे। और जो मियोसिस का रिजल्टेड मियोजूस्पोर्स बन रहे हैं वो हैप्लॉइड होंगे। और इन माइटोजूस्पोर्स और मियोजूस्पोर्स के द्वारा एक्टोकार्पस के नए थैलस का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से एक्टोकार्पस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, यदि अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या लैंगिक जनन की तो वो प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया के अंदर होगा। यदि अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की तो वो होता है प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया या बहुकोष्ठकीय युग्मक धानी। देखिए, स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे स्पोर्स या बीजाणु, गैमेटेंजिया के अंदर बनेंगे गैमीड्स या युग्मक, और उन युग्मकों के फ्यूजन के द्वारा फिर से एक्टोकार्पस का जो स्पोरोफिटिक थैलस है वो बनेगा। नॉर्मली अपन ने वाउचेरिया के अंदर क्या पढ़ा कि उसका जो थैलस था वो केवल हैप्लॉइड या गैमेटोफिटिक होता है, लेकिन यहां पर एक्टोकार्पस के अंदर स्पोरोफिटिक थैलस भी होता है और गैमेटोफिटिक थैलस भी होता है। स्पोरोफिटिक थैलस में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये स्पोर्स बनेंगे और इन स्पोर्स के जर्मिनेशन के द्वारा ये जो आपका गैमेटोफिटिक थैलस है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। गैमेटोफिटिक थैलस में जो प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया या बहुकोष्ठकीय जो युग्मक धानियां बनती हैं, उन युग्मक धानियों के अंदर हैप्लॉइड युग्मक या गैमीट्स बनेंगे और उन गैमीट्स के आपस में फ्यूजन के द्वारा फिर से एक्टोकार्पस के स्पोरोफिटिक थैलस या बीजाणुद्भिद थैलस का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से एक्टोकार्पस के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों एक्टोकार्पस के लाइफ साइकिल के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स फॉर्मेशन के लिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेटेंजिया के अंदर गैमीट्स या युग्मकों के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, गैमीट्स जो है वो जूस चल बीजाणु होते हैं, किडनी के शेप के होते हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और जनरली दोनों जो गैमीट्स बनते हैं वो समान आकार के बनते हैं और उन गैमीट्स में फ्यूजन के द्वारा जाइगोट या युग्मनज बनेगा और उससे फिर से जो आपका एक्टोकार्पस है उसके स्पोरोफिटिक थैलस या बीजाणुद्भिद थैलस का निर्माण होता है। ठीक है जी, तो यदि अपन एक्टोकार्पस के लाइफ साइकिल या जीवन चक्र को एक ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसा चार्ट या ग्राफ बनेगा उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा आपको थ्योरी के अंदर बताया हुआ है, डिटेल से एक एक चीज को आप पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि 3 ही मेंबर यदि अपन कवर करते हैं एक यूनिट से तो ये आपको मेक श्योर करना है कि तीनों के तीनों मेंबर्स में से कोई भी एक छोटा टॉपिक भी आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़े वाला जो क्वेश्चन है उसमें जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आए, थैलस स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है। लाइफ साइकिल या जीवन चक्र से भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार शॉर्ट नो टाइप जो क्वेश्चन है उसमें केवल इतना पूछा जा सकता है कि आप एक्टोकार्पस के जीवन चक्र का रेखिक चित्रण कीजिए या रेखिक निरूपण कीजिए। तो आपको केवल ये जो मैं लास्ट में बना रहा हूं वो बनाना है। यदि पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन पूछे तो पूरी की पूरी चीजें आपको बतानी है जो अपन डिटेल में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर देना है। ऐसा नहीं कि लाइफ साइकिल पूछा है, क्वेश्चन 3 नंबर का है और उस क्वेश्चन के अंदर आप पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, क्वेश्चन की मार्किंग जितनी है, अब मान लीजिए कोई 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी प्रकार से उसका आंसर आपको लिखना है, और यदि कोई बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर का तो उस हिसाब से आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। अब अपन एक्टोकार्पस के अंदर इसके लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ये एक्टोकार्पस का स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद पादप है जो कि मान लीजिए डिप्लॉइड है। इस स्पोरोफाइट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जो प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया है उसके अंदर जूस्पोर्स बने, प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया। अब प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया के अंदर तो कैसे जूस्पोर्स बनेंगे अभी बताया था अपने, माइटोसिस के द्वारा माइटोजूस्पोर्स। और माइटोजूस्पोर्स जो होते हैं वो माइटोसिस से बने तो ऑब्वियसली वो डिप्लॉइड ही होंगे, तो ये डिप्लॉइड जूस्पोर्स के द्वारा तो फिर से ये स्पोरोफिटिक थैलस बन जाएगा। लेकिन यदि इस स्पोरोफाइट के अंदर यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया बनी है, कैसी स्पोरेंजिया बनी है? यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया, यानी कि एकल कोष्ठ की बीजाणुधानी यदि बनी है तो इसके अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जूस्पोर्स या चल बीजाणु बनेंगे, ठीक है। यहां पर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन से हैप्लॉइड जूस्पोर्स बनेंगे। मान लीजिए ये जो हैप्लॉइड जूस्पोर है वो अलग स्ट्रेन का है, ये वाला अलग स्ट्रेन का है, ठीक है। ये जूस्पोर्स मान लीजिए आपस में फ्यूज होते हैं या फ्यूज नहीं भी होते तो इनके द्वारा एक्टोकार्पस के अलग अलग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इससे एक्टोकार्पस का अलग गैमेटोफाइट बन गया, ठीक है। और इस स्पोर जूस्पोर से जर्मिनेशन के द्वारा एक्टोकार्पस का मान लीजिए अलग से गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद थैलस बन गया। अब इन दोनों गैमेटोफाइट थैलस के अंदर गैमेटेंजिया बनेंगी, युग्मक धानियां बनेंगी, और उन युग्मक धानियां या गैमेटेंजिया के अंदर गैमेट्स या युग्मकों का निर्माण होगा, ठीक है। तो जैसे ये गैमेटोफाइट है, इसके अंदर भी क्या बनेगी? गैमेटेंजिया या युग्मक धानी, जैसा कि अभी अपन ने बताया था। इसके अंदर भी क्या बनेगी? गैमेटेंजिया या युग्मक धानी, और गैमेटेंजियास के अंदर गैमीट्स बनेंगे यानी कि युग्मक बनेंगे, और ये जो गैमीट्स है वो आपस में फ्यूज होंगे, और गैमीट्स के फ्यूजन को अपन फर्टिलाइजेशन या निषेचन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट में जर्मिनेशन के द्वारा फिर से एक्टोकार्पस का स्पोरोफाइट थैलस बन जाएगा, ठीक है। तो यहां बनेगा जाइगोट, जाइगोट होता है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड जाइगोट में जर्मिनेशन के द्वारा फिर से एक्टोकार्पस का स्पोरोफिटिक थैलस बन जाएगा। ये एक अलग है फियोफाइसी क्लास का मेंबर, ध्यान रखना है। अपन ने वाउचेरिया पढ़ा, वाउचेरिया के अंदर ऐसा स्पोरोफिटिक थैलस नहीं था, केवल इसके अंदर है। तो एक्टोकार्पस का जो लाइफ साइकिल या जीवन चक्र है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल को आप अच्छे से समझ लेना। एक्टोकार्पस का मेन जो प्लांट बॉडी है वो मान लीजिए स्पोरोफाइट है, उसके अंदर पहले प्लूरिलोकुलर यदि स्पोरेंजिया बनती है, बहुकोष्ठ की यदि बीजाणुदानी बनती है, तो उनके अंदर तो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के द्वारा जो जूस्पोर्स बनेंगे उन्हें माइटोजूस्पोर्स बोलते हैं, जिनके द्वारा वापस से स्पोरोफिटिक थैलस का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यदि स्पोरोफाइट में यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया या एकल कोष्ठ की बीजाणुधानी बनती है तो इन यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया के अंदर
मियोसिस के द्वारा जू स्पोर्स बनेंगे जिनके द्वारा गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट के ऊपर जो प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया या बहुकोष्ठकीय युग्मक धानियां बनती है, उन युग्मक धानियों के अंदर अलग अलग प्रकार के गैमीट्स बनते हैं। उन गैमीट्स के फ्यूजन से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट बनेगी और उस जाइगोट के जर्मिनेशन के द्वारा वापस से एक्टोकार्पस का स्पोरोफिटिक थैलस या बीजाणुद्भिद जो थैलस है उसका निर्माण होगा। ठीक है जी। तो ये अपना सेकंड जो मेंबर था जिसका नाम है एक्टोकार्पस। आई बात समझ में। अब अपन लास्ट जो मेंबर है, लास्ट जो इंपॉर्टेंट मेंबर है यूनिट सेकंड का, जिसका नाम है, अपन ने वाउचेरिया पढ़ लिया, एक्टोकार्पस पढ़ लिया, अब रोडोफाइसी का लास्ट जो मेंबर है दैट इज पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, तो पॉलीसाइफोनिया मेंबर के बारे में अपन और डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट अपना जो मेंबर है यूनिट सेकंड के अंदर, लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है वो बनता है पॉलीसाइफोनिया, जो कि रोडोफाइसी क्लास से बिलोंग करने वाला एक रेड एल्गी है। तो लास्ट जो थर्ड मेंबर है दैट इज पॉलीसाइफोनिया। रोडोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है, जिसे रेड एल्गी या लाल शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है, यदि अपन इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो डिवीजन थैलोफाइटा हो जाएगा, सब डिवीजन एल्गी है। रोडोफाइसी जो है वो इसकी क्लास है। ठीक है, पॉलीसाइफोनेल्स जो है इसका ऑर्डर है, पॉलीसाइफोनेसी इसकी फैमिली है, जीनस इसका पॉलीसाइफोनिया, और इसकी अलग अलग स्पीसीज जो है वो अपन को देखने को मिल सकती है। पॉलीसाइफोनिया एक ऐसा रोडोफाइसिया रेड एल्गी है जिसके अंदर अल्फा और बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल पिगमेंट्स ज्यादा पाए जाते हैं, और कैरोटीन और जेंथोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण ही इसका जो कलर है वो रेड होता है, इसीलिए इसे रेड एल्गी या लाल शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसके बारे में जनरल सी बातें। नेक्स्ट अपन इसके अकरेंस की बात करें, प्राप्ति स्थल की बात करें, तो ज्यादातर पॉलीसाइफोनिया की जो स्पीसीज है वो एपीफाइट्स या अधिपादप के रूप में दूसरे प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट हो सकती है। एपीफाइट्स का मतलब है दूसरे किसी प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए नाम क्या दे दिया, एपीफाइट, अधिपादप, यानी कि दूसरे पादप के ऊपर उपस्थित हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा समुद्र के अंदर भी पाई जा सकती है, जिसके लगभग अलग अलग 150 स्पीसीज जो है वो समुद्र के अंदर पाई गई है। तो या तो एक्वेटिक हैबिटेट है या फिर टेरेस्ट्रियल के अंदर एपीफाइट या अधिपादप के रूप में ये पाई जा सकती है। ठीक है, अब अपन सीधा इसके थैलस के ऊपर आते हैं। थैलस के स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, देखिए पॉलीसाइफोनिया की थैलस स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो जनरली ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार की सी संरचना अपन पॉलीसाइफोनिया की थैलस की बता सकते हैं, जिसके अंदर ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी। ये अपन मैन एक्सिस बता रहे हैं, मैन एक्सिस से एक तो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ निकलेंगी और एक ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी कि सीमित वृद्धि की शाखाएं और असीमित वृद्धि की शाखाएं जो हैं वो इस मैन एक्सिस से निकलेगी। किस प्रकार से निकलती है अभी अपन इसको डायग्राम बना करके समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ब्रांचेस निकल गई, ये तो है अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज। इनके ऊपर जो इस प्रकार से ब्रांचेज निकलती हैं वो क्या हो जाएंगी,
ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सीमित वृद्धि की शाखाएं हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार का रोडोफाइसी क्लास का मेंबर पॉलीसाइफोनिया का थैलस होता है, जिसमें ये तो है मैन एक्सिस, ये वाली जो ब्रांचेज है वो है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, असीमित वृद्धि की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ यानी कि असीमित वृद्धि की शाखाएं। और ये वाली जो ब्रांचेज है, ये मेन जो ब्रांच है वो तो है अनलिमिटेड ग्रोथ, लगातार ग्रोथ करती रहेगी। और ये वाली जो ब्रांचेज है जो अनलिमिटेड ग्रोथ से या अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेज से निकल रही है, उन्हें ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहा जाता है। सीमित वृद्धि वाली शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या सीमित वृद्धि की शाखाएं इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो बेसल पार्ट है वहां पर ये किसी राइजोइड्स की सहायता से आसानी से जुड़ी हुई हो सकती है। ठीक है, लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा ये थैलस पंखे नुमा संरचना होता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की ब्रांचेज या शाखाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी शाखाएं अपन ने बताई? 2 प्रकार की। एक तो मैन एक्सिस है, मैन एक्सिस से जो ब्रांचेज निकल रही है उसमें लॉन्ग ब्रांचेज है, जिन्हें ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ बोल रहे हैं, ये तो लंबी शाखाएं हैं। दूसरी जो छोटी शाखाएं हैं जिन्हें अपन ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ बोल रहे हैं, ये तो है ड्वार्फ या छोटी शाखाएं। और जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेज या शाखाएं जो हैं वो लॉन्ग या लंबी शाखाएं हैं, इरेक्ट सिस्टम की यदि अपन बात करें। ठीक है, सेल की स्ट्रक्चर की जब अपन बात करते हैं तो सेंटर में एक वैक्यूल होती है, सेल वॉल है। इसके अलावा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और पेरिफेरल पार्ट में क्रोमेटोफोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। यदि अपन इस पॉलीसाइफोनिया के थैलस की एक स्ट्रक्चर को जूम करके देखें तो उसके बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, चारों तरफ एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेंट्रल वैक्यूल वाले पार्ट में ही मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा क्रोमेटोफोर भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं क्रोमेटोफोर्स के अंदर बीटा कैरोटीन और जैंथोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से इनके जो थैलस का कलर है वो रेड कलर या लाल रंग का थैलस इनका दिखाई देता है। ठीक है, ये तो हो गई पॉलीसाइफोनिया के अंदर इसके थैलस की स्ट्रक्चर के बारे में, इसके अकरेंस और इसकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। यहां से और सारी ब्रांचेस निकल करके इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो इसके थैलस का हो जाएगा। आगे बात समझ में। थैलस के स्ट्रक्चर के बाद में अपन सीधा अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। थैलस स्ट्रक्चर की बात कर ली, थैलस के अंदर जो सेल या कोशिका है उस कोशिका की संरचना की बात भी अपन ने कर ली। अब अपन पॉलीसाइफोनिया के अंदर रिप्रोडक्शन या जनन की बात सीधा करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और सेक्सुअल केवल 2 मेथड्स के द्वारा ही होगा। यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की या जनन के बारे में। देखिए, पॉलीसाइफोनिया के अंदर यदि अपन रिप्रोडक्शन या जनन की बात करें तो रिप्रोडक्शन 2 ही मेथड्स के द्वारा होगा। एक तो होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन, और दूसरा अपन कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन पॉलीसाइफोनिया के अंदर अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। यदि अपन बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहां पर फ्रेगमेंटेशन या विखंडन विधि के द्वारा ही होगा। यदि पॉलीसाइफोनिया का जो इरेक्ट या प्रोस्टेट थैलस है वो किसी भी प्रकार से एक्सीडेंटली डैमेज होता है और उसका कोई ब्रांच या उसकी कोई भी पार्ट अलग होता है, तो उस अलग हुई ब्रांच या पार्ट से नए पॉलीसाइफोनिया के थैलस का निर्माण हो सकता है, क्योंकि उनकी ब्रांचेस के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन या विखंडन विधि के द्वारा ही होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एडवांस्ड oogamous टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? एडवांस्ड oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। नॉर्मली पॉलीसाइफोनिया जो है उसको एक डायोसियस प्लांट माना जाता है, यानी कि एक लिंगाश्री। डायोसियस का क्या मतलब है? एक लिंगाश्री। इसका मतलब यह है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया और ऊगोनिया अलग अलग थैलस के ऊपर प्रेजेंट होती है। एक लिंगाश्री या डायोसियस का मतलब यह है। उभय लिंगाश्री होता तो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो एक ही थैलस के ऊपर प्रेजेंट होती, लेकिन यहां पर कैसा थैलस है? एक लिंगाश्री थैलस ज्यादातर देखने को मिलता है, डायोसियस थैलस देखने को मिलता है, यानी कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो एक ही थैलस के ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है। जनरली इसके अंदर 4 अलग अलग टाइप की अवस्थाएं देखने को मिलती है। एक तो मेल गैमेटोफाइट प्लांट, मेल गैमेटोफाइट प्लांट। एक होगा फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट, मादा युग्मकोद्भिद पादप। ठीक है। एक तो नर युग्मकोद्भिद पादप जो कि हैप्लॉइड होगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट जो भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। अब फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट के अंदर ही बनेगा आपका कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है। इसके अंदर क्या बनेगा? कार्पोस्पोरोफाइट। ये कार्पोस्पोरोफाइट जो बनता है वो डिप्लॉइड होता है, लेकिन ये कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है। और इस कार्पोस्पोरोफाइट से बनेंगे कार्पोस्पोर्स, और उन कार्पोस्पोर्स के जर्मिनेशन के द्वारा फिर जो प्लांट बनेगा वो टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट होगा। वो क्या होगा? टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट, वो होगा टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट। ठीक है जी। तो 4 अलग अलग अवस्थाएं इसके लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के अंदर देखने को मिलेगी। मेल गैमेटोफाइट प्लांट दैट इज हैप्लॉइड, फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट दैट इज आल्सो हैप्लॉइड, इसके अलावा कार्पोस्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड है, और टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट जो कि कैसा है? ये भी डिप्लॉइड है। यहां पर इन चारों अवस्थाओं में से जो 2-3 अवस्थाएं हैं, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट, ये तो फ्री लिविंग है या ये तो स्वतंत्र है, जबकि ये जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो इस फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसके ऊपर ही निर्भर करता है। आई बात समझ में? एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमेटोफाइट के अंदर जो एंथ्रीडियम होगा, उस एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमेट्स एंथ्रीडियम बनेंगे। वो एंथ्रीडियम फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट फीमेल गैमेट ओवम या एग सेल के साथ फ्यूज होंगे, जिससे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर या डिप्लॉइड जो प्लांट थैलस बनेगा वो कार्पोस्पोरोफाइट होगा। इस कार्पोस्पोरोफाइट के अंदर कार्पोस्पोर्स बनेंगे, और उन कार्पोस्पोर्स के जर्मिनेशन के द्वारा ये जो आपका टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट थैलस है उसका निर्माण उसके बाद में होगा। इस प्रकार से पॉलीसाइफोनिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस्ड oogamous टाइप का देखने को मिलता है। ठीक है जी। आगे बात समझ में? यदि अपन फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक ट्राइकोगाइन वाला पोर्शन है, नीचे जो फुला हुआ भाग है वहां पर एग या ओवम प्रेजेंट होता है, ये ट्राइकोगाइन वाला पोर्शन है। जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो ट्राइकोगाइन वाले पोर्शन के अंदर पोर के द्वारा जो मेल गैमेट है एंथेरोजोइड वो यहां तक पहुंच जाता है। यहां तक पहुंचने के बाद में वो मेल गैमेट साइज में छोटा है, फीमेल गैमेट साइज में बड़ा है। जब तक ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साइज के बराबर नहीं हो जाता तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जैसे ही साइज में बराबर होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट, जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट्स के द्वारा ये जो कार्पोस्पोरोफिटिक थैलस है उसका निर्माण होगा।
कार्पोस्पोरोफिट थैलेस के अंदर कॉर्पोस्पोर्स या कॉर्पो बीजाणु बनेंगे और वो जो कॉर्पोस्पोर्स या कॉर्पो बीजाणु बनते हैं उनके जर्मिनेशन के द्वारा टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण होगा और टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट के अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा टेट्रास्पोर्स बनेंगे जिनके द्वारा वापस से पॉलीसाइफोनिया का गैमेटोफिटिक थैलेस बन जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से वो बनते हैं उसको लास्ट में अपन एक लाइफ साइकिल में इसका जो डायग्रामेटिक व्यू है, एक इसके लाइफ साइकिल को लीनियर या रेखीय चित्र के द्वारा अपन निरूपित कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो पॉलीसाइफोनिया के अंदर इसका जो लाइफ साइकिल है, इसका जो जीवन चक्र है उसको अपन प्रदर्शित करते हैं। केवल एक ही ग्राफ या डायग्राम यहां पर अपन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये तो है पॉलीसाइफोनिया का गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पादप है। गैमेटोफाइट में भी मेल और फीमेल अलग अलग गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, अलग अलग गैमेटेंजिया होगी। यहां पर गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट होंगी गैमेटेंजिया या युग्मक धानी, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के गेमिट्स बनेंगे। मेल गेमिट और एक तरफ मान लीजिए बन गया फीमेल गेमिट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, और फ्यूजन के द्वारा जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट बनेगी, उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट में फर्दर डिवीजन के द्वारा जो कार्पोस्पोरोफाइट है उसका निर्माण फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा कार्पोस्पोरोफाइट। ये कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। कार्पोस्पोरोफाइट के अंदर बनेंगे कार्पोस्पोर्स जो कि म्यूसिस के द्वारा कार्पोस्पोर्स नहीं बनते हैं, माइटोसिस के द्वारा ही बनते हैं। तो कार्पोस्पोर्स भी डिप्लॉयड होते हैं। कार्पोस्पोर्स के जर्मिनेशन के द्वारा टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट बन जाएगा, टेट्रास्पोरोफाइट। और ये जो टेट्रास्पोरोफाइट बना है वो कैसा होगा, डिप्लॉयड। इसके अंदर मियोसिस के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा टेट्रास्पोर्स बनेंगे और ये टेट्रास्पोर जर्मिनेट होकर के वापस से गैमेटोफिटिक थैलेस का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार का लाइफ साइकिल या जीवन चक्र जो है वो पॉलीसाइफोनिया का, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल आपको दिख रहा है, जिसमें अलग अलग 4 अवस्थाएं देखने को मिलती है। मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, कॉर्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट, जिसमें कॉर्पोस्पोरोफाइट जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर ही निर्भर करता है, जबकि बाकी जो 3 स्टेज है, मेल, फीमेल गेमेटोफाइट और ये टेट्रास्पोरोफाइट, ये फ्री लिविंग या स्वतंत्र जीवी पादप शरीर होते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये अपना यूनिट 2 का जो 3rd इंपॉर्टेंट मेंबर था एल्गी का, दैट इज पॉलीसाइफोनिया, जो कि रोडोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है, रेड एल्गी जिन्हें कहते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर अपन ने एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट की जो 2nd यूनिट है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन ने डिस्कशन किया है, जिसके अंदर अपने 3 मेंबर्स जो है एल्गी की उनको पढ़ा है। तीनों मेंबर्स की हर एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर करनी है। कोई भी चीज़ इन मेंबर से आपको नहीं छोड़नी, क्योंकि टोटल 7 मेंबर है और उनमें से 3 ही मेंबर पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जरूर मेक श्योर करना है कि तीनों मेंबर्स की हर चीज़ आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो वाउचेरिया हो, चाहे वो एक्टोकार्पस हो या फिर वो पॉलीसाइफोनिया हो। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपने एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट के पेपर जो है, इस पेपर की 2nd यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें अपन यूनिट 3rd के इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।